हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जेके ओशियन यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने वीडियो में पॉलिटी क्विज के पार्ट 5 को देखेंगे, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिनका डिटेल एनालिसिस भी किया जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल का एंड्रॉयड ऐप भी लॉन्च हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आपको बहुत सारे फ्री क्विज, स्टडी मटेरियल और फ्री PDF अवेलेबल कराए जाते हैं। उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जाती है। आपके ऑप्शन है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, संसद के किसी भी सदन में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, संसद के किसी सदन में। जो संविधान संशोधन की पहल होती है वो संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, चाहे पहले लोकसभा में लाया जाए या फिर पहले राज्यसभा में लाया जाए। दोनों सदनों में से किसी में भी पहले लाया जा सकता है। अगर संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया थी वह ली गई दक्षिण अफ्रीका से, और जो संविधान संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अगर बात करें कि संविधान संशोधन को पास कैसे किया जाता है, कितने सदस्यों के मतों की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए संसद के सदस्यों का बहुमत तथा जो लोगों ने मतदान किया है, उनका 2/3 से विधेयक पारित होता है। जिस सदन में पहले आएगा पहले उस सदन से पारित करवाना पड़ेगा, फिर अगले सदन में जाएगा। देन क्या होगा कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर किए जाएंगे, तब यह पारित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक कैसा अधिकार है। आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, वैधानिक अधिकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, वैधानिक अधिकार। मत देने का अधिकार हो चाहे निर्वाचित होने का अधिकार हो, ये दोनों अधिकार कैसे हैं, वैधानिक अधिकार हैं, कानूनी अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आपके ऑप्शन हैं भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा अध्यक्ष। होता क्या है कि संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसको बुलाता कौन है, तो उसको बुलाता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को ये 108 अनुच्छेद 108 के तहत शक्ति प्रदान की गई है कि वह संयुक्त बैठक बुला सकता है। लेकिन होता क्या है, जो इसकी अध्यक्षता की जाती है वह की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, और यह जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 118(4) में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। बुलाता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, और अध्यक्षता करता है अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन दिया गया है। यह कथन किसने कहा है, इसका ऑप्शन है ऑस्टिन, C.R. एटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। यहाँ पे दिए गए हैं 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा संविधान के बाद में जोड़ा गया। आपके ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मुफ्त कानूनी सलाह को संविधान के बाद में जोड़ा गया है। संविधान लागू होने के बाद में इसको संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है। यह जो मुफ्त कानूनी सलाह है यह जोड़ा कब गया है, यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, और इसके लिए जो संविधान में अनुच्छेद दिया गया है वह है 39 का, और इसी के साथ साथ 2 और जोड़े गए। एक जोड़ा गया अनुच्छेद 39 के तहत शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा,
और दूसरा इसी के साथ जोड़ा गया था अनुच्छेद 43 का के तहत उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ये तीनों एक साथ जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। कौन कौन से? एक तो जोड़ा गया 39 का के तहत मुफ्त कानूनी सलाह, दूसरा 39 चा के तहत शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, और 43 का के तहत उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। यहीं पे हम ये भी देख लेते हैं कि जो ग्राम पंचायत का संगठन है वह अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है, और जो गोवध निषेध का प्रावधान किया गया है उसके लिए जो आर्टिकल दिया गया है वह है आर्टिकल 48, और समान नागरिक संहिता के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 44 है। यहाँ पे हमने तीनों का आर्टिकल देखा और इसके साथ साथ दो और कौन जोड़ेगा उनको भी देखा। इसको आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन के बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, विधायिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, केंद्र और राज्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, केंद्र और राज्य। जो सरकारी आयोग का गठन किया गया था वो केंद्र और राज्यों के शक्ति के निर्धारण के लिए किया गया था। अगर इसी में थोड़ा हम डिटेल में बात करें तो यह जो हुआ था 24 मार्च 1983 को एक समिति बनाई गई, किसकी अध्यक्षता में? न्यायमूर्ति रणजीत सिंह की अध्यक्षता में। न्यायमूर्ति रणजीत सिंह की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई, और उस समिति में जो 2 लोग थे, एक तो थे शिवरामन और एक थे SR सेन। ये 3 लोगों की समिति बनाई गई, रणजीत सिंह, शिवरामन और SR सेन, इनकी समिति बनाई गई। और इन्होंने क्या किया 1987 में, कब? 1987 में अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी थी। या इसका गठन किया गया कब था? 24 मार्च 1983 को। किसकी 3 समिति थे? कौन थे 3 लोग इसमें? रणजीत सिंह, शिवरामन, SR सेन। इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपी? 1987 को केंद्र सरकार को इन्होंने रिपोर्ट सौंप दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। आपके जो ऑप्शन हैं वह हैं जनहित याचिका से, न्यायिक पुनर्विलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, जनहित याचिका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्यों की स्थापना की विधायिनी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? आपके ऑप्शन है लोकसभा को, संसद को, राजनीतिक दलों को, केंद्र सरकार को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, संसद को। नए राज्य की स्थापना होती कैसे है कि संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि भारत जो संघ है उसमें नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2 के तहत होगी, और अनुच्छेद 3 के तहत क्या होगा? नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र, जो उसका क्षेत्र होगा उसमें कोई अगर परिवर्तन करना है तो उसकी जो शक्ति है वह अनुच्छेद 3 में दी गई है। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना, और अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान जो राज्य होगा उसके सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के कितने दिनों के अंदर किसी विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। 18 दिनों में, 21 दिनों में, 30 दिनों में, 14 दिनों में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 14 दिनों में। होता क्या है कि जो धन विधेयक है उसके लिए जो प्रावधान किया गया है, उसकी जो परिभाषा दी गई है वो अनुच्छेद 110 में दी गई है, और धन विधेयक सदैव राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर ही सदन में लाया जाता है, और यह केवल और केवल लोकसभा में ही सर्वप्रथम लाया जा सकता है। और लोकसभा से जब ये पारित हो जाता है तो ये जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा इसको मैक्सिमम केवल 14 दिनों के लिए रोक
सकती है, इससे ऊपर नहीं रोक सकती। अगर 14 दिन से ऊपर हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक राज्यसभा से पास माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन है किसी राज्य का विधानमंडल, संसद, उपराष्ट्रपति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, किसी राज्य का विधान मंडल जो होता है वह एक राज्य की व या उस राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। इसके लिए जो आर्टिकल है उसको देख लेते हैं। इस आकस्मिक निधि का, राज्य की आकस्मिक निधि का जो प्रावधान किया गया वो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 267(2) के तहत प्रावधान किया गया है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा तथा इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ ढेर सारी क्विज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। धन्यवाद।